इंडिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। इंग्लिश रूल या ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया बहुत पावरफुल और डेवलप्ड हुआ करता था। ये वो समय था जब इंडिया पर गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का राज था। इसी बीच कुछ ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आए और अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बताया। धीरे धीरे वो अपने अंडर में लोगों को बढ़ाते चले गए और अब उनकी एक आर्मी सी बन गई। फिर समय के साथ उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया। आगे सन 1850 में बैटल ऑफ प्लेसी हो गई और ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर भी अपना कब्जा कर लिया और तब से ही इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज हो गया। पर दोस्तों, आज तो हम आज़ाद हैं और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का नामो निशान नहीं है। तो वो आखिर गए कहाँ और कैसे, इस चैप्टर में हम यही देखने जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत सन 1914 में हुई। उस समय इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था, तो उससे ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार का बहुत पैसा खर्च होने लगा और उनको पैसों की कमी पड़ने लगी। तो उसे पूरा करने के लिए उन्होंने इंडियंस पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया और इसकी वजह से इंडियंस की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। सभी सामान की कीमत 1913 से 1918 के बीच डबल हो चुकी थी। यहाँ तक तो और भी ठीक था, बट उनको जैसे ही सोल्जर्स की कमी पड़ने लगी तो उन्होंने इंडिया के गांव और कस्बों से लोगों को पकड़कर जबरदस्ती आर्मी में डालना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसी समय एक और बड़ी मुसीबत आ गई। 1918 से 1990 और 1920 से 21 के बीच सारी फसल खराब हो गई और खाने की मारामारी हो गई और साथ ही में फ्लू की महामारी भी फैल गई और इसी वजह से 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को बस यही आखिरी उम्मीद थी कि वॉर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांधी जी, जो कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, वो सन 1915 में भारत वापस आए। उन्होंने वहां पर एक नए तरीके के आंदोलन से वहां की रेसिज्म सरकार पर सफलता हासिल की थी, जिसे वो सत्याग्रह कहते थे। इंडिया आने के बाद गांधी जी ने कई जगह सत्याग्रह आंदोलन चलाए ताकि भारत को आजादी मिल सके। उनका पहला आंदोलन सन 1916 में बिहार के चंपारण में हुआ, जहां सरकार फार्मर्स से उनकी जमीन पर नील यानी कि इंडिगो उगाने के लिए फोर्स कर रही थी और किसान मना कर रहे थे, क्योंकि जिस भी जमीन पर नील उगाई जाती है वो जमीन बंजर हो जाती है और उस पर फिर कोई और दूसरा क्रॉप नहीं उगाया जा सकता है। उसके बाद सन 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स की मदद करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया गया। यहाँ के आंदोलन का मुद्दा ये था कि यहाँ की फसल खराब हो गई थी, फ्लू फैल गया था और किसान एक टाइप का टैक्स लगान चुकाने में नाकामयाब रहे थे, पर सरकार उनसे जोर जबरदस्ती कर रही थी और मजबूर किसान लगान में थोड़ी ढील मांग रहे थे। उसके बाद सन 1918 में अहमदाबाद में एक और आंदोलन हुआ, जिसमें कपड़ों के मिल के मालिक वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे और गांधी जी को इन सभी आंदोलनों में पूरी सक्सेस भी मिली और इस तरह गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना हथियार बना लिया। दोस्तों, हमने इतने सारे सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में बात करी, पर क्या आपको पता भी है सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? चलो देखते हैं। सत्याग्रह का मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य सही है और कॉन्फ्लिक्ट अन्याय के खिलाफ है, तो आप जिसके खिलाफ है उससे लड़ने के लिए आपको बॉडी पावर यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के रास्ते से ऑपरेसर को झुकाना है। यही सत्याग्रह है। सन 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था जिसका नाम रॉलेट एक्ट था और इस कानून में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार जो कि इंडिया में रूल कर रही थी, उसको ये हक यानी पावर दी जाती है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट को बंद कर सकती है और साथ में पॉलिटिकल नेता वगैरह को 2 साल तक जेल में बिना कोर्ट में पेश किए रख सकती है। ये इतना खराब कानून था कि इसका नाम काला कानून पड़ गया और इसी बात को लेकर महात्मा गांधी का ये सोचना था कि इसके खिलाफ भी लोगों को अहिंसा के साथ बड़ी संख्या में सत्याग्रह करना चाहिए और एज अ रिजल्ट 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चालू किया गया। रॉलेट एक्ट के फेवर में लोगों ने अपनी दुकानें बंद की, रैली जुलूस ऑर्गेनाइज किए, सब लोग हड़ताल पर उतर आए। पर एज अ रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमृतसर के सारे लोकल नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के दिल्ली में आने पर पाबंदी लगा दी
और आखिर में 10 अप्रैल को पुलिस ने एक शांति भरे जुलूस पर गोलियां चला दी। ये सब देखकर लोगों का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशंस और बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमले करना शुरू कर दिए और इसी वजह से मार्शल लॉ लागू किया गया, जिसमें पूरी टेरिटरी का रूल आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर के हाथ में दे दिया जाता है और उस समय उस पोस्ट पर जनरल डायर बैठा था। थोड़े समय बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आए थे। मैदान चारों तरफ से बंद था और क्योंकि वो जगह जलियांवाला शहर के बाहर थी तो लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। जब जनरल डायर को पता चला कि जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं तो उसने आर्मी को अंधाधुंध फायरिंग करने का ऑर्डर दिया ताकि इंडियंस के मन में डर बैठ जाए और वो आगे से कोई भी तरह का प्रोटेस्ट करने की हिम्मत न करे। जैसे ही इस बात की खबर आम जनता को लगी वो बिल्कुल नहीं डरे बल्कि बहुत गुस्सा हो गए और जाकर सारी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स पर हल्ला बोल दिया। जब इस सब के बारे में गांधी जी को पता चला तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी ने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक में ये लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडियंस के कॉपरेशन से ही सेटल हो पाया है और कॉपरेशन के कारण ही चल पा रहा है। अगर इस कॉपरेशन को बंद कर दिया जाए तो भारत को आसानी से स्वतंत्रता मिल जाएगी। इसी सोच के साथ गांधी जी ने एक और आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पर इस मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गांधी जी को सबसे पहले पूरे भारत के लोगों को एकजुट करना था, जिसका मेन मुद्दा था हिंदू मुस्लिम को एक करना। इसके कारण गांधी जी मुस्लिम लीग के जवान नेता मोहम्मद और शौकत अली से मिले और उनको कन्विंस करने में सफल रहे और फिर इस आंदोलन का नाम खिलाफत मूवमेंट रख दिया गया क्योंकि इस मूवमेंट में मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा रोल था और उस समय वर्ल्ड की मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर खलीफा थे। और अब देखते हैं कि असल में खिलाफत मूवमेंट था क्या। जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। इस मूवमेंट में अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने पार्ट लिया बट उनका गोल एक था जो कि था स्वराज यानी इंडिपेंडेंस। लेकिन अलग अलग जगहों के लोगों ने इस स्वराज को अलग अलग वे में इंटरप्रेट किया। जब ये मूवमेंट शहर में पहुंचा तो हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, गवर्नमेंट टीचर्स और लॉयर्स ने इस्तीफा दे दिया। लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स और गुड्स को खरीदना बंद कर दिया और फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया। इस सब को देखकर लग रहा था कि आंदोलन बहुत सफल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब कुछ धीरे धीरे करके बिल्कुल ठंडा पड़ गया। खादी कपड़ा मेड इन इंडिया कपड़ा है जो गांधी जी चरखे पर बनाते थे, लेकिन ये बहुत महंगा होता था। तो इस मूवमेंट में बहुत सारे टाइप के लोग थे, बहुत सारे गरीब लोग थे, कुछ अमीर लोग भी थे। तो जो गरीब वाले लोग थे वो इस कपड़े को खरीद नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने वापस से सस्ता और अच्छा इम्पोर्टेड कपड़ा यूज करना शुरू कर दिया। और पढ़ने और पढ़ाने की दूसरी जगह न होने के कारण टीचर्स और स्टूडेंट्स ने स्कूल को वापस ज्वाइन कर लिया। लॉयर्स ने भी गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाकर फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये तो बात हो गई शहरों की। अब देखते हैं गाँव में क्या हालात थे। इंडिया में मैक्सिमम लोग फार्मिंग का काम करते थे और ब्रिटिश शासन में किसान और मजदूरों को बेगार रूल को फॉलो करना पड़ता था, जिसमें इन लोगों को गवर्नमेंट के लिए फ्री में काम करना पड़ता था। तो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के लीडरशिप में अवध किसान सभा बनाई और सरकार से एक बेगार रूल को हटाने की मांग की, दूसरी लगान टैक्स कम करने की मांग करी और क्रूअल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट की भी मांग करी। जब इस आंदोलन की शुरुआत गांव में हो ही रही थी तो लोगों ने इसका और कुछ ही मतलब निकालना शुरू कर दिया। जैसे कि आदिवासी किसान कहने लगे कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और गरीबों में जमीन का बंटवारा कर दिया जाएगा, जबकि गांधी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये चीजें तो अभी मांगी ही नहीं थी और ये लोग बोलने लगे कि अब से देना ही नहीं है। एक और अजीब चीज हो गई, प्लांटेशन वर्कर्स को बाहर निकलने की परमिशन नहीं रहती है, पर जैसे ही उन्हें इस आंदोलन के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि अब हम फ्री हैं
और प्लांटेशन से बाहर भाग निकले, लेकिन ट्रेन बंद होने की वजह से वो लोग वहाँ से ज्यादा दूर न जा पाए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत मारा। इस सब को देखकर गांधी जी फिर से बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस मूवमेंट को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। मेनली ड्यू टू ऑल दीज रीजंस एंड वन मोर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, जहां पर लोग वायलेंट हो गए थे और एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और वहां के सारे पुलिस वालों को मार दिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने ये डिसीजन लिया कि किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे आंदोलन शुरू करने से पहले लोगों को समझाना, पढ़ाना, आंदोलन के गोल को फोकस करना, आंदोलन करने का सही ढंग वगैरह बताया जाए। फरवरी 1922 में आंदोलन को वापस ले लिया गया। अब लोगों ने सोचा कि हमें ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए प्रोविंशियल काउंसिल में इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए। इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी फॉर्म करी, पर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें पार्ट नहीं लिया, क्योंकि ये लोग आंदोलन की मदद से इंडिपेंडेंस चाहते थे, ना कि पार्टी बना के इलेक्शन में खड़े होकर। मजे की बात तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। अब 1926 में जो भी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी उसकी प्राइस गिरने लगी और लगभग 1930 तक तो ना के बराबर हो गई और इसी के कारण किसानों के लिए लगान टैक्स पे करना बहुत मुश्किल हो गया। गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि गवर्नमेंट ने तो टैक्स कम करने का नाम ही नहीं लिया। इसी के साथ साथ साइमन कमीशन भी आ गया, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आंदोलन के जवाब में दिया था, और वो ये था कि हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बना रहे हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की जांच करेगा और फिर उसको सही करने के लिए सुझाव देगा। लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और ये इंडियंस के स्वराज के आइडिया को भी सपोर्ट करता नहीं दिख रहा था, तो इसलिए इंडियंस ने साइमन कमीशन का अपोजिशन किया। लोग सड़क पर नारे लगाने लगे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। पर थोड़े ही टाइम बाद लाहौर में प्रोटेस्ट करते समय पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और उसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इन्हीं सब कारणों की वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का प्लान किया। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल्स को न फॉलो करना। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन, जो कि सरकार के गवर्नर थे, उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगे लिखी और कहा कि अगर इन मांगों को नियमित टाइम में पूरा नहीं किया गया तो वो इस आंदोलन को लॉन्च करेंगे। वो मांगे कुछ ऐसी थी कि नमक यानी सॉल्ट के टैक्स को हटाना और रिवेन्यू के टैक्स को कम करना एक्सेट्रा, पर लॉर्ड इरविन ने इनको पूरा करने से साफ मना कर दिया। तो फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू कर दिया गया। इस बार गांधी जी ने अच्छे से प्लानिंग की और सोचा कि पहले देश में एकता लानी होगी, इसीलिए उन्होंने नमक को चुना, क्योंकि नमक सभी लोग यूज करते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो या मुस्लिम, और सबको इसके लिए टैक्स भरना पड़ता था। गवर्नमेंट के रूल के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती थी और महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी लॉ को तोड़ने का डिसीजन किया और उन्होंने दांडी मार्च शुरू की। दांडी मार्च के लिए महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वसनीय वॉलेंटियर्स के साथ आश्रम से दांडी, जो कि 240 किलोमीटर दूर था, उसकी यात्रा पर पैदल निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने आंदोलन के आइडिया का प्रचार प्रसार किया। लोगों ने भी उस दांडी मार्च में बहुत पावरफुल तरीके से पार्ट लिया और वो जब दांडी पहुंचे उन्होंने सी के पानी को इवोपरेट करके नमक बनाया और उसके बाद बहुत सी जगहों पर इलीगल तरीके से सॉल्ट बनाया जाने लगा और धीरे धीरे सभी लोगों ने सॉल्ट टैक्स देने से मना कर दिया। ये सब देखकर सरकार ने इस आंदोलन से जुड़े नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया ताकि आंदोलन को रोका जा सके। जब 1930 में खान अब्दुल गफूर खान को अरेस्ट किया गया तब तो लोग पुलिस और गोलियों का सामना करने रोड पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे गए और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो सोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सारी गवर्नमेंट प्लेसेस जैसे कि पुलिस स्टेशन, नगर पालिका भवन, अदालत, रेलवे स्टेशन वगैरह पर हमले करना शुरू कर दिए। शांति पूर्वक निकल रहे सत्याग्रह जुलूस को मारा पीटा गया। बच्चों और औरतों को मिलाकर लगभग
1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब फिर से एक बार और गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के तहत इस आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया। गांधी जी ये सब रोकना चाहते थे, वो लोगों और नेताओं को जेल से छुड़वाना चाहते थे और गांधी जी ये भी चाहते थे कि एक असेंबली ब्रिटिशर्स और कांग्रेस के बीच में की जाए ताकि